नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। आरोपी को लेकर कई जगह की गई पुलिस। लव जिहाद के एंगल से जांच की उठी मांग। परिवार ने कहा आरोपी को मिले मौत की सजा। अब निजी डेटा के गलत इस्तेमाल पर लगेगी भारी पेनल्टी। सरकार कड़ाई की तैयारी में। बुधवार तक आ सकता है डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट। G20 के मंच से यूक्रेन युद्ध जल्द खत्म करने का पीएम मोदी ने दिया संदेश। बाइडेन, सुनक समेत कई नेताओं से मुलाकात। बाली में भारतीयों को किया संबोधित। कहा इंडोनेशिया इंडिया सदियों से सुख दुख के साथी। आखिरी घंटे में शानदार रिकवरी से बाजार बढ़त पर बंद। निफ्टी बैंक की रिकॉर्ड क्लोजिंग। बैंकिंग, ऑटो, पीएससी में खरीदारी। सेंसेक्स 250 और निफ्टी 75 पॉइंट चढ़ा। किसी भी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के अंदर सभी धर्म के नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए। कानून धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। 1950 से हमारे हर घोषणा पत्र में है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे। बुनियादी यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा करेंगे। पूरा नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ इंटरव्यू में बोले अमित शाह। दूसरे देशों के मुकाबले भारत में महंगाई कम। वहीं गुजरात जीतने पर भूपेंद्र पटेल को दोबारा सीएम बनाने की बात। 2022 के लिए टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल को मिलेगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 25 खिलाड़ी होंगे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब के कबूलनामे के बाद पुलिस अब सबूतों की तलाश में जुट गई है। पुलिस आफताब को स्पॉट पर ले गई और वहां छानबीन की गई। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने जांच के दौरान कई सबूत जुटाए हैं जिनकी आगे जांच की जा रही है। साथ ही पुलिस उस फ्रिज की भी जांच कर रही है जिसमें शव के टुकड़े रखने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक लड़की के परिजनों की शिकायत के बाद जब पुलिस ने आरोपी आफताब को पकड़ा तो उसने लड़की की हत्या के बाद उसके शव के टुकड़े करने की बात कबूल की है। अब पुलिस ने आरोपी को 5 दिन की रिमांड में ले लिया है। इस मामले में ताज़ा अपडेट लेते हैं दिल्ली से निखिल लखवानी से। दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड मामले में रोजाना नए नए खुलासे होते चले जा रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस आज आरोपी आफताब को उस जगह पर लेकर गई जहां पर माना जा रहा है कि 18 दिनों तक अलग अलग हिस्सों में आफताब ने श्रद्धा के टुकड़े 35 टुकड़े जो उसने किए थे वो जिस जगह पे जहां फेंके वहां दिल्ली पुलिस उनको लेकर के गई। लेकिन कोई फ्रेश रिकवरी आज नहीं हुई। लेकिन जानकारी के मुताबिक 10 से 12 ऐसे बोन्स मिली है, हड्डियां मिली है जिसको दिल्ली पुलिस ने FSL को भेज दिया है जहां से आगे जांच में पता चलेगा कि वो श्रद्धा से संबंधित है या नहीं। अगर है तो फिर आगे DNA की सैंपलिंग के लिए इसको फर्दर लैब में आगे लैब में भेजा जाएगा और उनके घर वालों से उसकी मैचिंग कराई जाएगी। लेकिन जानकारी के मुताबिक अभी जो आरोपी है आफताब है वो 5 दिन की पुलिस की रिमांड में है। इधर महरौली का जो पुलिस थाना है वहां पर उसको रखा गया है। अंदर ही उससे क्वेश्चनिंग हो रही है। कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी भी दिल्ली पुलिस को बाकी है ताकि वो कोर्ट ऑफ लॉ में अच्छे से पक्ष अपना मजबूत रख पाए, क्योंकि जो मामला है वो 6 महीने पुराने यानी कि मई के महीने का है। बट जो सवाल सबसे बड़ा निकल के आ रहा है कि मंशा क्या थी, मोटिव क्या था खून करने का। क्या वो सस्पिशन था, क्या वो शक था, या इसके अलावा चीटिंग की गई थी किसी एक के द्वारा, किसी को धोखा दिया गया था, या कोई दूसरा कारण था। ये सब आरोपी से पूछा जाएगा। इसी के अलावा जो हथियार यूज किया गया था श्रद्धा को मारने के लिए उसकी भी रिकवरी अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से बाकी है। इन सब के बीच एक डेटिंग ऐप का मामला निकल के आया है। बम्बल ये डेटिंग ऐप है जिसके लिए ऐसा माना जा रहा है कि बम्बल का इस्तेमाल दोनों लोग करते थे और जो आरोपी है वो श्रद्धा के मर्डर के बाद भी बम्बल इस्तेमाल कर रहा था और जब उसका शव और उसके टुकड़े जो फ्रिज में रखे हुए थे उस दौरान भी आरोपी आफताब ने बम्बल ऐप के संबंधित कुछ लड़कियों को अपने घर पे बुलाया और उस दौरान कुछ लड़कियां आई। इसके लिए दिल्ली पुलिस बम्बल ऐप के जो लोग हैं उनको भी लिख सकती है फर्दर जो डिटेल्स हैं उसके लिए। लेकिन इन सब के बीच इस वक्त अंदर अभी
अभी जो आरोपी है उसको रखा गया है। बाकी जो एफएसएल से डिटेल्स है वो अभी आना बाकी है। हालांकि जो कुछ लोग हैं, गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने लव जिहाद का एंगल दिया है, लेकिन जो प्री रेक्विजिट होते हैं, जो कम से कम मिनिमम चीज लव जिहाद के लिए होनी चाहिए, वो इस मामले में अभी तक दिखाई नहीं पड़ रही है। तो ये था दिल्ली से अपडेट और आप देखिए कि मुंबई में क्या कुछ हो रहा है, बता रहे हैं विवेक गुप्ता। श्रद्धा वालकर हत्याकांड की जो जांच थी वो मुंबई से सटे पालघर जिले के मानिकपुर पुलिस स्टेशन से शुरू होती है। आपको बताना चाहिए कि मानिकपुर पुलिस स्टेशन ने इस पूरे मामले में सुओ मोटो एक मिसिंग केस लिया था कि जब श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण नडार और श्रद्धा के पिता यहाँ पर आए थे अक्टूबर के महीने में, उन्होंने मिसिंग केस दर्ज किया था कि उनकी बेटी मिल नहीं रही है। उसी के बाद ही पुलिस ने जुडिक्शन ना देखते हुए सुओ मोटो केस लिया मिसिंग का, और पूछताछ के लिए जो मुख्य आरोपी आफ्ताब है उसे बाकायदा दिल्ली से यहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाया था। 2 बार आफ्ताब का यहाँ पर स्टेटमेंट लिया गया, और जब मानिकपुर पुलिस स्टेशन के अधिकारी को लगा कि आफ्ताब गोल मटोल बातें कर रहा है, सही से जवाब नहीं दे पा रहा है, उसी के बाद से ही पुलिस का जो संदेह है वो आफ्ताब पे शुरू हो चुका था। जिसके बाद मानिकपुर पुलिस स्टेशन की पूरी रिपोर्ट उन्होंने बनाई और दिल्ली पुलिस को उसके साथ शेयर किया। फिर जॉइंट ऑपरेशन में पालघर पुलिस और दिल्ली पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में आफ्ताब को दिल्ली से डिटेन किया जाता है और कड़ी पूछताछ की जाती है कि आखिरकार श्रद्धा 5 महीने से कहां लापता है। कड़ी पूछताछ में आफ्ताब टूट जाता है और बोलता है कि लड़ाई झगड़े के कारण उसने श्रद्धा का मर्डर कर दिया है और बॉडी को छुपाने के लिए उसने 35 टुकड़े किए हैं, और उस टुकड़े करने के बाद अपने ही घर में, जो दिल्ली के घर में, उसमें एक रेफ्रिजरेटर खरीदकर सारे बॉडी पीसेस को उसमें अंदर रखे हुए हैं और धीरे धीरे वो सारे बॉडी पीसेस को दिल्ली के मेहरौली इलाके में, जो जंगल इलाका है, वहां पर उसको फेंक रहा था। आज दिल्ली पुलिस ने पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया है और ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार आफ्ताब में वो बॉडी पीसेस कहाँ फेंके हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस अब कुछ बहुत ही जल्द यहाँ पर पालघर में भी आ सकती है, क्योंकि पालघर में जहाँ आफ्ताब और श्रद्धा लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे, कितने दिन कहाँ रहते थे, क्या क्या एग्रीमेंट में लिखा गया था, इसकी जांच भी दिल्ली पुलिस जरूर करेगी। और यही माना जा रहा है कि कुछ दोस्त जो उसके यहाँ पर पालघर में मौजूद हैं, उन्हें भी दिल्ली पुलिस समन करके पूछताछ के लिए जरूर बुलाएगी कि आखिरकार श्रद्धा ने आखिरी बार अपने दोस्त से, जो लक्ष्मण नडार है, उससे आखिरी बार क्या बातचीत की थी, क्या बताया था और क्या जानकारी दी थी आफ्ताब के बारे में। तो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें पालघर पुलिस भी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस भी बहुत जल्द अब पालघर आएगी और जो दोस्त यहाँ पर उसके मौजूद हैं श्रद्धा के, उनका भी स्टेटमेंट लेने की तैयारी कर रही है। तो ये चल रही है जांच पड़ताल दिल्ली से लेकर मुंबई तक, और इस बीच श्रद्धा का जो दोस्त जिसके बयान पर ये पूरा मामला खड़ा हुआ है वो भी अब सामने आया है। तो सुनिए उनका क्या कहना है। एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में, और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं। बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। इधर मोरबी पुल हादसे पर गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी म्युनिसिपैलिटी को खरी खोटी सुनाई है। कोर्ट ने सवाल पूछा है कि एक पब्लिक ब्रिज की रिपेयर के लिए टेंडर क्यों नहीं निकाले गए और बोलियां क्यों नहीं मंगाई गई। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि इसका जवाब दें और एक नया एफिडेविट फाइल करें। कोर्ट ने यह भी कहा है कि लोकल बॉडी के अधिकारी स्मार्ट बन रहे हैं, ये अधिकारी पेश नहीं हुए और नोटिस रिसीव नहीं होने का बहाना बनाया। और अब बात करते हैं G20 समिट की। इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट शुरू हो चुकी है। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। यूक्रेन युद्ध और अनाज संकट के बीच पूरी दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। सम्मेलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले। दोनों के बीच काफी गर्मजोशी भी देखी गई। इसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी पीएम ने मुलाकात की। G20 समिट में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना और यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, चीजों की सप्लाई का संकट बना हुआ है। पीएम ने कहा कि यूक्रेन में संघर्ष विराम का कूटनीतिक समाधान खोजना होगा।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली में भारतीय समुदाय के लोगों के बीच भी पहुंचे। उन्होंने लोगों से मुलाकात की और लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। इंडोनेशिया के अलग अलग शहरों से भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में पहुंचे थे। पीएम के प्रोग्राम में इंडोनेशिया और भारत के कलाकारों का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 2014 के बाद भारत में बहुत अंतर आया है और भारत तेजी से दौड़ रहा है। साथियों, 2014 के पहले और 2014 के बाद के भारत में बहुत बड़ा फर्क जो है, भारत अभूतपूर्व स्पीड पर काम कर रहा है और अप्रत्याशित स्केल पर काम कर रहा है। अब भारत छोटा सोचता ही नहीं है। स्टैच्यू बनाएगा तो दुनिया में सबसे बड़ा, स्टेडियम बनाएगा तो दुनिया में सबसे बड़ा। और नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अमित शाह ने इकोनॉमी, महंगाई, रोजगार के मुद्दे पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी में अच्छी रिकवरी दिख रही है और दूसरे देशों के मुकाबले हमारी हालत बेहतर है। महंगाई जो कि वैसे भी थोड़ी प्रबल रही है, पिछले इन्फ्लेशन थोड़ा सा ज़्यादा रहा है, पूरे देश में भी रहा है और यहाँ पे भी। दूसरा बेरोजगारी और तीसरा करप्शन, ये तीन मुद्दे उठाते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि इसको मिला जुला कर आपसे एक सवाल पूछूं। देखिए, जहां तक करप्शन का सवाल है, कांग्रेस की 10 साल की सरकार, सोनिया मनमोहन की सरकार देश ने देखी है। 10 साल में 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार और इसकी एक अनंत लंबी सूची इस देश की जनता ने महसूस की है। कांग्रेस में घोटाले गिनना मुश्किल था, हमारे शासन में घोटाले ढूंढना मुश्किल है। कांग्रेस भ्रष्टाचार बोलती, यहां भ्रष्टाचार हुआ है स्पेसिफिक कोई आरोप नहीं लगा सकता। जहां तक महंगाई का सवाल है, पहले कोरोना के कारण और बाद में रशिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण पूरे विश्व की सप्लाई चेन में बिखराव है और एक वैश्विक समस्या है जिसका असर कम मात्रा में भारत पर भी पड़ा है। मगर मैं देश की जनता को, गुजरात की जनता को सुनिश्चित करना चाहता हूं कि टेम्पररी फेज है। नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से इसकी रणनीति भी बनाई है और दुनिया में कोरोना के बाद मंदी से सबसे तेजी से उभरने वाले देशों में से एक देश भारत है। हमारी अर्थव्यवस्था वी शेप में रिकवर करी है और अब इस पर भी काफी अच्छा असर पड़ेगा। शायद रशिया यूक्रेन युद्ध न होता तो अब तक तो हम बाहर भी आ गए होंगे। बेरोजगारी के लिए भी नरेंद्र भाई ने ढेर सारे कदम उठाए हैं और गुजरात में तो विशेषकर उठाए, हमारी डबल इंजन की सरकार ने उठाए हैं। और अभी मोदी जी हर महीने 75,000 से 1.25 लाख तक युवाओं को केंद्र सरकार की रोजगारी 10 माह तक कंटिन्यूस दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक ड्राइव है। चुनाव में लुभावने वादों पर गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा है। नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि वोट के लिए रेवड़ी बांटना गलत है। जब फ्रीबीज की बात होती है तो केंद्रीय सरकार भी तो फ्रीबीज दे रही है। कहीं ऐसा जैसे कि फ्री राशन दे रहे हैं आप, उसकी आपकी व्यवस्था बनी हुई है, फ्री सिलेंडर आप भी दे रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये फ्रीबीज नहीं? देखिए, दो चीजों में तत्वतः फर्क है। जैसे भारत सरकार की सो कॉल्ड फ्रीबीज, किसी को घर देना, किसी को गैस का कनेक्शन देना, किसी के घर में लाइट पहुंचाना, किसी को आयुष्मान भारत का कार्ड देना और अब अंत में आपने जो कहा कोरोना के बाद उनको फ्री राशन देना, किसी को बिजली देना, ये रेवड़ियां बांटना नहीं है, मगर बिजली का बिल न देना रेवड़ियां बांटना है। किसी को घर देना मैं नहीं मानता रेवड़ी बांटना है, ये इसके जीवन स्तर को उठाने का प्रयास है। जो आजादी के 70 साल तक कांग्रेस ने 60 साल तक शासन किया वो नहीं कर पाए, वो हम करें। मगर फिर घर का टैक्स हम माफ नहीं करते, इसका हम शौचालय बना देते हैं क्योंकि अधिकार है 75 साल के बाद एक महिला का कि घर में शौचालय हो, उसको एम्ब्रेसमेंट ना हो सुबह, मगर हम शौचालय का रिपेयरिंग नहीं कर देते। और जहां तक मुफ्त में अनाज देने की बात है,
आप सभी को मालूम है, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि कोरोना के बाद एक लिंगरिंग फेज में स्लो डाउन रहा है, जिसकी सबसे बुरी असर किसी पर पड़ी है तो देश के गरीबों पर पड़ी है। सोसाइटी का कोई भी सेगमेंट कुदरती आपत्ति के कारण, महामारी के कारण अगर किसी भी तरह से प्रभावित होता है तो शासन की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है इसको मदद करना। जैसे बाढ़ आती है, सूखा आता है, साइक्लोन आता है, तो हम मदद करते, वो फ्रीबीज नहीं है, उसका सपोर्ट है। तो ये दोनों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए। वोट के लिए रेवड़ियां बांटना अलग बात है, और किसी का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए एक बार उसको मदद कर कर इसको अच्छे जीवन जीने का इंफ्रास्ट्रक्चर देना अलग बात है। दोनों के बीच में मूलतः अंतर है, और मैं मानता हूं देश की जनता इसको जानती है। और ग्राहकों के निजी डेटा का गलत इस्तेमाल अब कंपनियों को भारी पड़ सकता है। सरकार कंपनियों पर पेनल्टी लगाने की तैयारी कर रही है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बुधवार को डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट जारी हो सकता है। अपडेट लेते हैं असीम मनचंदा से। बताएं असीम, क्या कहानी है? जी सही कहा आपने। देखिए, ग्राहकों के जो निजी डाटा है उसका दुरुपयोग ना हो, इसके लिए सरकार जो है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो लेकर के आई थी, इसको पार्लियामेंट में जो है लेकर के भी पहुंची थी। वहां पर जेपीसी के सामने जो है इसको रखा गया। जेपीसी ने इसमें काफी सारे अमेंडमेंट जो है वो सुझाए, लेकिन सरकार को लगा कि इस बिल में काफी सारे अमेंडमेंट्स करना जो है संभव नहीं है, तो सरकार ने वहां से बिल जो है वापस ले लिया था। अब सरकार ने इसको नए सिरे से ड्राफ्ट जो है वो कर लिया है। सिर्फ सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि सरकार बुधवार को इसका ड्राफ्ट जो है वो जारी कर सकती है। इस ड्राफ्ट में काफी सारे प्रोविजन जो रखे गए, पहले के मुकाबले बिल जो है काफी सरल जो है वो बनाया गया, और कई सारे प्रोविजन जो है रखे गए। अगर कंपनियां जो है ग्राहकों के निजी डाटा का गलत इस्तेमाल करती है तो उनके ऊपर भारी पेनल्टी जो है वो लगेगी। तो सरकार जो है इस बिल के ऊपर अभी सभी सारे स्टेक होल्डर्स की राय जो है वो लेगी। सरकार का इरादा है कि जो शीत सत्र संसद का शुरू होगा उसके अंदर इस बिल को ड्राफ्ट को जो है लेकर के जाए, वहां दोबारा जेपीसी के सामने जो है इसको रखे, और उसके बाद एक नया डाटा प्रोटेक्शन बिल सरकार का इरादा है कि अगले मार्च तक ये लागू जो है हो जाए। तो सरकार ने इसकी तैयारी जो है पूरी कर ली है। बुधवार को इसका ड्राफ्ट जो है जारी हो सकता है। शुक्रिया असीम। इधर इनकम टैक्स पेयर्स के लिए एक अच्छी खबर है। आयकर विभाग अगले साल से लेन देन के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम शुरू करने जा रहा है। इसमें टैक्स डिपॉजिट और रिफंड जारी करने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। सीबीडीटी चेयरमैन नितिन गुप्ता से बात की आलोक प्रियदर्शी ने। फास्ट इनकम टैक्स डिपॉजिट और रिफंड के लिए सिस्टम 10.2 लेके आए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं किस तरह से जो इनकम टैक्स पेयर के काफ़ी फैसिलिटी। अभी हम लोग ओल्ड टास्क पे काम कर रहे थे। जो पुराना सिस्टम था उसमें कुछ मैनुअल प्रोसेसेस थी, तो उसमें कुछ समय खर्च होता था हमारा, कुछ बैंक का, तो द प्रोसेस वाज लॉन्गर। अगर कोई व्यक्ति नहीं है, चूँकि मैनुअल प्रोसेस में छुट्टी आ गई तो वो डिले होता था। अब हम पूरा इसको ऑटोमेट कर देंगे और बैंक के लेवल पे भी फुल्ली ऑटोमेटेड रहेगा। तो इस प्रोसेस से टैक्स पेमेंट, उसका कलेक्शन, लाइकवाइज रिफंड जनरेशन एंड रिफंड पेमेंट वुड बी मच फास्टर। देयर आर ज़्यादा इसमें मोड अवेलेबल होंगे पेमेंट करने के, जैसे डेबिट कार्ड ऑलरेडी हम दे चुके हैं, जो अदर मोड्स ऑफ पेमेंट हैं वो भी उसमें आ गए हैं। सारी बैंक्स जो 17 एजेंसी बैंक हैं वो ऑल विल बी कवर्ड इनटू दिस। 8 बैंक ऑलरेडी आ गई हैं और 3 नई बैंक आ चुकी हैं, 11 बैंक अभी हैं। हर महीने ज़्यादा और बैंक्स जुड़ती जाएंगी हर महीने के अंत में। तो हमारा प्रयास है कि इस साल के अंत में सारी बैंक्स, we are collaborating with them. There's a lot of discussions going on with the banks and the RBI, and every bank is now onboarding to the system, क्योंकि उनको भी बैकएंड में काफ़ी डेवलपमेंट करना पड़ रहा है। फिर BSNL की 4G सेवाओं का रोल आउट जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। जनवरी की तैयारी है। सूत्र बता रहे हैं कि कंपनी ने TCS को 4G नेटवर्क लगाने के लिए टेंडर भी जारी कर दिया। एक बार फिर से चलेंगे असीम के पास। असीम, बताएं क्या अपडेट है इस मामले में? देखिए, जो सरकारी कंपनी BSNL है उसने पिछले साल जनवरी में 4G का टेंडर जो जारी किया था। 2 सालों से लगातार इस टेंडर के ऊपर काफी जद्दोजहद जो हो रही थी। अब सारी बाधाएं जो वो दूर हो गई हैं। जब सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जो BSNL है उसने TCS को ये टेंडर जो है अवार्ड जो कर दिया है। TCS अगले 2 से 3 दिन के अंदर इसका एक्सेप्टेंस जो है वो दे सकता है। उसके बाद सरकार कंपनी को परचेज ऑर्डर जो है वो जारी करेगी। तो करीबन ये 1 लाख टावर लगाने का ये टेंडर जो है कंपनी को दिया जाएगा, और करीबन
28,000 करोड़ रुपए का ये टेंडर जो है तो कंपनीज को लेकर के काफी तैयार है। अगले 2 साल के अंदर ये टावर जो है उनको लगाने पड़ेंगे और 9 साल तक इसकी पूरी मेंटेनेंस जो है कंपनी को करनी पड़ेगी। तो जितनी भी बाधाएं थी कंपनी के सामने इस टेंडर को लेकर के वो सारी हट चुकी है। अब कंपनी रोल आउट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अगले 1 महीने के अंदर कंपनी को परचेज ऑर्डर जो है जारी कर दिया जाएगा और कंपनी रोल आउट जो है शुरू कर देगी। तो जनवरी से आप बीएसएनएल की 4G सर्विसेज जो है आती हुई देख सकते हैं। शुक्रिया असीम। बढ़ते आगे, कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सवाल उठाया है जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर, कॉलेजियम सिस्टम पर। तो ये बहस फिर से एक बार खड़ी हो गई है और इसी पर होगी आवाज अड्डा में बड़ी चर्चा आज शाम 7:57 पर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को अंतरिम जमानत मिल गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन की जमानत पर सुनवाई करते हुए अंतरिम जमानत दी है। जैकलीन को 2 लाख रुपए के निजी मुचलके पर पर्सनल बॉन्ड पर जमानत मिली है। जैकलीन पर आरोप है कि 200 करोड़ रुपए की ठगी के केस में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की क्रिमिनल हिस्ट्री पता होने के बाद भी उनके कांटेक्ट में रहीं और महंगे तोहफे लिए। सुकेश फिलहाल दिल्ली की जेल में बंद है। जैकलीन को कोर्ट की इजाजत के बिना देश छोड़कर जाने की इजाजत नहीं है। जैकलीन को अंतरिम जमानत मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली है। और देश में ड्रोन के जरिए पहली बार ग्रीन ग्रोसरी की डिलीवरी की गई। स्काई एयर और एग्रीटेक कंपनी वीग्रो ने मिलकर देश में पहली बार ड्रोन से सेब की डिलीवरी का ट्रायल हिमाचल प्रदेश में किया। 100 किलो सेब को बागान से वीग्रो के हब तक पहुंचाने में ड्रोन की मदद ली गई। ये ट्रायल हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में किया गया। और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 का ऐलान कर दिया है। मशहूर टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल को इस साल का मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में सभी खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगी। 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है। इसके अलावा 7 कोचेज को द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा जाएगा। इस बार किसी क्रिकेटर को खेल पुरस्कार नहीं मिल रहे हैं। और दुनिया की आबादी 8 अरब पहुंच गई है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में कुल 800 करोड़ लोग हो गए हैं आज की डेट, यानी 15 नवंबर की डेट से। आने वाले 1 साल में भारत की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा हो सकती है। भारत की जनसंख्या फिलहाल 1417 मिलियन यानी 141 करोड़ 70 लाख है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार आधी आबादी सिर्फ 7 देशों में चीन, भारत, यूएस, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील से आती है। जनसंख्या में 100 करोड़ का इजाफा पिछले 12 साल में हुआ है। यूएन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कम होती फर्टिलिटी रेट के चलते अब जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार कम हो जाएगी। आने वाले 15 साल में हम 9 बिलियन हिट कर सकते हैं, यानी पिछले 12 साल अब लगेंगे 15 साल, मगर 10 बिलियन 2080 तक पहुंच पाएंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।